हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं गणित का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है कि तीन कोणों से मिलकर के बनी जो आकृति होगी उसकी हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो तीन कोणों से मिलकर के जो आकृति बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज। ठीक है। तो ये ट्रायंगल जो है आपको दिख रहा है, ये कौन सा ट्रायंगल है? आप कहेंगे सर ये 90 डिग्री कोण बन रहा है इसमें। तो इसकी शर्त ही यही होती है कि एक कोण 90 डिग्री होना ही चाहिए। ठीक है। तो समकोण त्रिभुज लेंगे हम। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी उसे हम बोलेंगे कर्ण। कर्ण मतलब होता है हाइपोटेनियस। ठीक है। और जो एंगल हमें थीटा लेना है वो कौन सा लेना है? कर्ण और आधार के बीच वाला जो कोण होगा वो हमेशा थीटा होगा। थीटा के सामने वाली भुजा जो होगी उसको हम बोलेंगे लंब। लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जो बचेगा 90 माइनस थीटा वो होगा आधार, जिस पर त्रिभुज टिका हुआ है। आधार होगा, दिख रहा है। नीचे वाली जो भुजा होगी बेस आधार हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या होता है कि कुछ रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। किसके रेशियो होते हैं? जो ये भुजाएं दे रखी है, जो ये साइड्स है, उन साइड्स के दो साइड्स को मिलाकर के एक रेशियो बनाया जाता है, उन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। रेशियो क्या होते हैं वो मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा। जब हम बात करते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की, तो जब हम बात करते हैं साइन थीटा की तो आप क्या बोलते हैं कि सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस जो है वो बन जाता है हमारे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब लंब और कर्ण का जो अनुपात रहेगा उसी को आप क्या बोलेंगे? साइन थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में। समझ में आ रही है? तो साइन जो है वो क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात है। किसके रेस्पेक्ट में? थीटा के रेस्पेक्ट में। किसका अनुपात है? परपेंडिकुलर रेशियो हाइपोटेनियस। ठीक है। तो लंब और कर्ण का जो अनुपात होगा वही क्या होगा? साइन थीटा होगा। तो लंब कितना है? AC अपॉन AB लिख देंगे इसको अपन। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटा कर्ण। मतलब क्या हुआ? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है? BC। हाइपोटेनियस क्या है? फिर से AB। तो BC अपॉन AB क्या हो गया? कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है सर लंब बट्टा आधार। तो लंब क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू AC अपॉन BC। देखिए, इसको CB नहीं लिखेंगे, इसको BC ही लिखेंगे आप। ठीक है। तो ये हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो ये कुछ रेशियो होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात बोलते हैं इनको। तो आपको समझ में आ रहा होगा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा होता क्या है। और लंब, कर्ण और आधार क्या होते हैं? फिर से बता देता हूँ। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा, थीटा के सामने वाला लंब होगा, और जो बचा एंगल है उसके सामने वाला आधार होगा। जो बेस है, जो नीचे है, वो आधार है। अब देखिए टेन थीटा के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप बोलेंगे सर साइन थीटा की वैल्यू तो आपने बोली P/H होती है, और कॉस थीटा की वैल्यू आपने बोली B/H होती है। तो H से H कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा P/B। देखिए P/B टेन थीटा। तो ये प्रूफ हो गया कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये आपको समझ आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब कीजिए। हम क्या करेंगे कि जब ट्रायंगल के बारे में स्टडी करेंगे तो हमें क्या चाहिए? हमें तीन ट्रायंगल्स चाहिए। कितने ट्रायंगल्स चाहिए हमें? तीन ट्रायंगल्स चाहिए। ठीक है। इस टाइप के तीन ट्रायंगल लेते हैं हम। तीनों क्या है? समकोण त्रिभुज है। तीनों त्रिभुज कौन से हैं? समकोण त्रिभुज है। मतलब एक कोण जो है सबका 90 डिग्री है। तो इसके सामने वाली जो ये भुजा होगी ये क्या हो जाएगी? ऑलवेज कर्ण, मतलब हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस
और हाइपोटेनियस। ठीक है, मैंने क्या कहा, जिस पे टिका रहेगा त्रिभुज वो क्या होगा, बेस होगा, और ये जो लंब है ये क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करते हैं हम, आपने बचपन में एक सारणी पढ़ी थी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की। तो जब हम 0 डिग्री, ये 5 एंगल ही आपने पढ़े हैं, हमारे सिलेबस में भी ये 5 एंगल ही है मोस्टली। उसके अलावा दूसरे एंगल्स जो आते हैं उनको करने का टाइप मैं आपको बता दूंगा, बट जो हाइट एंड डिस्टेंस आपके चैप्टर है उसमें ये 5 एंगल ही काम आएंगे, इसके अलावा कोई एंगल नहीं आएगा। तो थोड़ा सा देखते हैं 0 डिग्री, तो ये एंगल होता कौन सा है, कि सर ये होता है थीटा। थीटा कौन सा होता है, मैंने कहा थीटा यहाँ होता है, ये रहा थीटा, ये है थीटा एंगल, ये थीटा। तो अब बताइए कि अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए, यहाँ पे 0 डिग्री हो जाए, 0 डिग्री का मतलब तो एक लाइन ही रहेगी, कोई एंगल बनेगा ही नहीं। तो कभी भी थीटा 0 हो सकता है, नहीं हो सकता। कि सर अगर थीटा 0 हो जाएगा तो कोई ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। बिल्कुल आपको समझ आ रही है बात, तो थीटा कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब देखते हैं 90 डिग्री, तो थीटा अगर 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, तो एक 90 डिग्री का कोण तो पहले से है, और दूसरा भी यहाँ पे 90 डिग्री का हो जाएगा, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस मिल जाएगी हमें, और पैरेलल लाइंस कभी मिलेगी नहीं। तो दो लाइन पैरेलल चल रही है तो वो ट्रायंगल बनेगा नहीं, तो कभी भी थीटा 90 डिग्री भी नहीं हो सकता। अब जो थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी वो ये 3 वैल्यू में से ही मिलेगी। तो ये आप ध्यान रखिए चीज़ को, कि ये केवल 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ये 3 वैल्यू ही मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं 30 डिग्री, यहाँ हम ले लेते हैं 45 डिग्री, और यहाँ हम ले लेते हैं 60 डिग्री। जो थीटा की वैल्यू है वो हमने तीनों ले ली एक साथ। समझ पा रहे हैं आप? तो अब क्या होगा, आपने ले ली, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है साइन थीटा। थीटा की जगह तो हम क्या ले चुके, 30 डिग्री ले चुके, तो साइन 30 डिग्री। अब जब सारणी में आपने पढ़ा होगा साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, और ऊपर हमने क्या लिखा था कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो था वो हमारे लिए क्या था, साइन थीटा था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि P की वैल्यू आ गई 1, तो P बराबर हो गया आपके 1 और H बराबर हो गया 2। अब आप कहेंगे सर तो B नहीं मिला, तो B को लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, देखिए बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का जब स्क्वायर करेंगे आप, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 4, माइनस परपेंडिकुलर कितना है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा, और यहाँ पे b स्क्वायर है। अब जब आप b इज इक्वल्स टू लिखेंगे तो ये √3 हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3 और √3 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर इधर आके √ बन जाएगा। तो b की वैल्यू आपको मिल गई √3। समझ पा रहे हैं? तो अब आपको परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस तीनों की वैल्यू मिल चुकी है। अगर यहाँ पे 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा 90 माइनस 30 मतलब 60 डिग्री होगा ये। तो इसी ट्रायंगल को यहाँ पे उल्टा कर दिया गया है। देखिए अगर ये थीटा 60 डिग्री है तो ये 90 माइनस 60 मतलब ये 30 डिग्री हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? तो 30 डिग्री के सामने जो, अगर 30, 60 और 90 का कॉम्बिनेशन है, 30, 60 और 90 का कॉम्बिनेशन है, तो आपको क्या करना है, 30 डिग्री के सामने हमेशा 1 होता है। तो 30 डिग्री के सामने मतलब b इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1। 60 डिग्री के सामने जो होता है वो होता है √3, और 90 डिग्री के सामने जो होता है वो होता है 2। तो यहाँ पे भी आपको रेशियोज मिल गए। आप समझ पा रहे हैं कि 30, 45 और 60
ये 3 एंगल ही हमें मिलेंगे। इन तीनों एंगल्स के हम अगर रेशियो फाइंड कर ले, किसकी रेशियो, जो आपकी भुजाएं हैं, साइड्स है, आप उनके रेशियो निकाल ले, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा आगे बड़े बड़े क्वेश्चन कर पाना। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेन थीटा, थीटा का मतलब फिर से यहाँ पे क्या आ गया 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री लिख लीजिए आप। तो टेन 45 डिग्री की वैल्यू तो आपको पता है 1 होती है, तो इसको मैं 1/1 लिख दूँ तो कोई दिक्कत, आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। और जब हमने ऊपर रेशियो फाइंड किया था तो P/B आया था, तो यहाँ पे बेस कितना आ गया 1 और परपेंडिकुलर कितना आ गया 1, तो ये भी 1 और ये भी 1। देखिए क्योंकि यहाँ पे 45 डिग्री है तो 45 माइनस 90 ये भी 45 होगा, तो जब ये 45 है तो ये और ये दोनों भुजाएं भी इक्वल होगी, जब मुंह इक्वल, ये थोड़ा सा डायग्राम मेरे से सही नहीं बना है, इक्वल होगी। ठीक है, तो 45 के सामने 1 डिग्री होगा, इधर भी 45 के सामने 1 डिग्री होगा, तो सॉरी 1 सेंटीमीटर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये जो है दोनों एक एक हो जाएंगे, तो अब आप वापस से पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर एक ही होगा, एक का स्क्वायर एक ही होगा, और ये एक और एक मिलकर के 2 हो जाएंगे, और h इज इक्वल्स टू √2 हो जाएगा, तो ये इज इक्वल्स टू √2 हो जाएगा। तो अब आपको तीनों के जो रेशियो है वो मिल चुके हैं। देखिए जब 45 डिग्री थीटा की वैल्यू दे रखी होगी आपको क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, अगर आपको बोलेगा कि कोई एक पॉल है 100 मीटर लंबा, तो बताइए उसकी परछाई कितनी होगी, तो जब 45 डिग्री एंगल होगा थीटा, तो जब ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तो अगर खंबा 100 मीटर लंबा है तो परछाई भी 100 मीटर लंबी होगी। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, और अब हम क्वेश्चन लेते हैं। आप इन क्वेश्चन को करके ये जो चीज़ मैंने बताई है उसको आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए आप क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई की लंबाई ज्ञात करो जबकि खंबे की ऊंचाई 9 मीटर है। कितनी है, खंबे की ऊंचाई 9 मीटर है, तथा सूर्य से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। सूर्य से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण होते क्या है एक्चुअली। और यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा है तो हम 30 डिग्री वाला एंगल बना लेते हैं पहले। 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो 30 डिग्री के सामने क्या आता है, मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे आता है 1, यहाँ आता है √3 और यहाँ हमेशा 2 आता है। तो अब ये चीज़ को ध्यान में रखिए, ये क्वेश्चन अभी आपसे हो जाएगा। थोड़ी सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने कहा उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण क्या होता है, देखिए जब कोई आधार से खड़ा होके किसी वस्तु को ऊपर की तरफ देखता है, तो आपकी जो आंख यहाँ रहती है, आप यहाँ से देख रहे हैं, वस्तु ऊपर की तरफ है उसको देख रहे हैं आप, तो इसको क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। तो ये जो थीटा होगा इसको बोलेंगे आप उन्नयन कोण, मतलब उन्नयन, आप नज़रें उठा करके देख रहे हैं। और दूसरा आएगा अभी मैं समझाऊंगा, और नमन कोण, उसमें हम क्या करते हैं, नज़रें झुका के, नमन मतलब नज़रें झुका के रखेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि आप जब बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई की लंबाई ज्ञात करो, तो ये खंबा हो गया और ये इसकी परछाई हो गई। तो खंबा कितना दे रखा है आपको, खंबे की ऊंचाई दे रखी है 9 मीटर, और ये परछाई जो है इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो इसको मान लीजिए आप x, और यहाँ से यहाँ को मिला दीजिए आप। और अब ये कह रहा है कि सूर्य से उन्नयन कोण जो है वो कितना है आपको, 30 डिग्री। तो
30 डिग्री। ठीक है, सूर्य से उन्नयन कोण जो है वो है 30 डिग्री। तो आप यहाँ से देखेंगे तो आपको 30 डिग्री पे चलना होगा। अब 30 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि सर ये 9 मीटर है और यहाँ जो आएगा उसको हमने x माना है, बट यहाँ पे हमें पता है √3 और रेशियो 1 चलता है। तो जब 1 बराबर 9 है तो √3 बराबर कितना होगा? आप कहेंगे सर 9√3 हो जाएगा, क्योंकि रेशियो जो है 1/√3 में रहना चाहिए। तो जब 1/√3 था तो ठीक था। अब यहाँ पे 1 की जगह पे क्या लिख दिया? 9 लिख दिया। तो मैं यहाँ पे भी 9√3 लिखूँगा, तभी तो रेशियो इक्वल रहेगा। आप समझ पा रहे हैं? तो परछाई की लंबाई कितनी आ गई? 9√3। मैंने कुछ नहीं किया, हम ये जो रेशियो हमने निकाला है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं सीधे सीधे। तो आपको आंसर मिल चुका है 9√3। एक बार फिर से बता देता हूँ। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई की लंबाई ज्ञात करो जबकि खंबे की ऊंचाई 9 मीटर है। खंबा कितना है? 9 मीटर का है। इसकी परछाई इधर बनेगी, यहाँ पे सूर्य है ऊपर, और उससे परछाई जो बनेगी इधर बनेगी ज़मीन पे। तो जो सूर्य से उन्नयन कोण है वो है 30 डिग्री का। तो यहाँ पे कोण बन रहा है 30 डिग्री का। तो जब 30 डिग्री का कोण बनता है तो 30 डिग्री के सामने जो रेशियो रहता है वो 1 रहता है। तो 1 = 9 हो गया। तो यहाँ पे जो परछाई बनती है वो कितनी बनती है? √3 की। तो √3 = 9√3 हो जाएगा। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं कैसे हमने क्वेश्चन को किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, यदि समुद्र तल से 180 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक अन्वेषण टावर के ऊपरी भाग से एक गार्ड एक शत्रु बोट नाव को 60 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, तो अन्वेषण टावर के तल से नाव की दूरी क्या होगी? अवनमन कोण बोल दिया है यहाँ पे। तो आपको मैं उन्नयन कोण तो बता चुका हूँ, अब बता देते हैं अवनमन कोण क्या होता है। तो देखिए अवनमन कोण क्या होता है कि जब हमारा जो व्यूअर है, जो दर्शक है, जो देखने वाले हैं, आपकी जो आँख है वो जब यहाँ होती है ऊपर, और आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि अन्वेषण टावर के ऊपर से शत्रु बोट को देख रहा है। ठीक है, तो बोट जो चल रही है वो कहाँ है? यहाँ है, और यहाँ से देख रहे हैं। तो देखने के लिए आंखें झुकानी होगी आपको। तो ये जो एंगल बनेगा थीटा, ये क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा अवनमन कोण, क्योंकि आंखें झुकेंगी नमन करते हुए। ठीक है, तो फिर आप यहाँ से एक ऐसे, और ये थीटा हो जाएगा आपका, इस टाइप से अवनमन कोण हो जाएगा। क्योंकि z बन रहा है तो एकांतर कोण हो जाएगा, दोनों इक्वल रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन क्वेश्चन को करते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। ठीक है, अब देखिए जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा ही आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है। ये बोल रहा है कि यदि समुद्र तल से 180 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक अन्वेषण टावर के ऊपरी भाग से एक गार्ड शत्रु बोट नाव को 60 डिग्री के अवनमन कोण पर देख रहा है, तो 60 डिग्री के अवनमन कोण पर देख रहा है, तो ये कितना हो गया? 60 डिग्री। यहाँ से देख रहा है और यहाँ पे हमारा बोट है। ठीक है, तो ये हो गया 60 डिग्री। तो ये भी फिर से कितना हो जाएगा? आपको 60 डिग्री हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? और अब ये जो डिस्टेंस है अन्वेषण टावर से नाव की दूरी जो है, बेस जो है हमारा, वो हमने कितना लिया? x लिया। तो अब देखिए जब 60 डिग्री वाले एंगल में हम बात कर रहे थे, तो जब ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा। यहाँ पे 30 के सामने वाला 1 होता था,
तो ये वाला कितना होता था, √3। तो जब ये x है तो ये कितना हो जाएगा, x√3 हो जाएगा। ये समझ पा रहे हैं आप? तो ये x√3 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? जो हमने ऊपर रेशियो लिखे हैं आप उसमें से देख लीजिए, 60 डिग्री के सामने वाला √3 होता है और 30 डिग्री के सामने वाली वैल्यू 1 होती है। तो उसी हिसाब से हम करेंगे। तो अब देखिए आप क्या कहेंगे कि ये वाली दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो x√3 जो दिया है आपको वो कितना दिया है, 180 डिग्री। मतलब ये कह रहा है कि समुद्र तल से 180 मीटर ऊंचाई पर स्थित अन्वेषण टावर, मतलब टावर के ऊपर से देख रहा है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 बटा √3। जब रूट नीचे आ जाता है तो आपको कुछ नहीं करना होता है, उसी वैल्यू को √रूट से ऊपर नीचे गुणा कर देना होता है। तो नीचे से देखिए रूट हट जाएगा, √3 इंटू 180 बटा ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा और ये कट जाएगा 60 टाइम। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60√3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60√3। और यही तो पूछा है, अन्वेषण टावर के तल से नाव की दूरी क्या होगी। तो टावर के तल से नाव की दूरी क्या होगी, 60√3। समझ पा रहे हैं आप हमने क्वेश्चन कैसे किया? मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। अवनमन कोण मतलब ऊपर से नीचे को देखना, उसको अवनमन बोलते हैं। टावर के ऊपर कोई शत्रु बोट को देख रहा है बैठ के, और इस टावर के तल से बोट की दूरी हमारे को बतानी है, और हमें दे क्या रखी है, इस टावर की ऊंचाई दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, 30 डिग्री के सामने 1 आएगा, 60 डिग्री के सामने √3 आएगा। तो 1 को x माना तो x√3 हो गया। x√3 बराबर 180 दे रखा है, तो इससे x की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी 60√3 और ये हो जाएगा। x की वैल्यू फाइंड आते ही आपको दूरी निकल जाएगी। आप क्वेश्चन को वापस से पढ़ लीजिएगा या वापस से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। बहुत आसान है, आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं। इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, आपसे बनेंगे क्वेश्चन अच्छे से। एक बिजली का खंभा तूफान की वजह से ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर टूटकर झुक गया। ठीक है, एक बिजली का खंभा है, ये बिजली का खंभा है। ठीक है, ये क्या हुआ कि जब हवा आई तो यहाँ से इस पॉइंट से टूट करके ऐसे झुक गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ठीक है, झुक गया। इसका ऊपरी भाग जमीन को इसके अधोभाग से 8√3 मीटर की दूरी पर इस प्रकार छूता है। जमीन से यहाँ से ये जमीन को जहाँ इसने टच किया, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी दे रखी है, 8√3 मीटर्स। ठीक है, 8√3 मीटर्स दे रखी है ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पे टच की प्रकार छूता है, ये ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे जो छू रहा है ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो अब क्या होगा कि ये बोल रहा है कि 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो 30 डिग्री के सामने यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आपको मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। और यहाँ जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, √3 मिलेगी, क्योंकि ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। 60 के सामने √3 आता है। तो यहाँ पे अगर हम x मान लेंगे तो ये 1x हो जाएगा। और यही आपको बताना है कि कहाँ से इसकी लंबाई क्या थी। ठीक है, तो x√3 इज इक्वल टू 8√3। तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, तो x इज इक्वल टू हो गया 8। तो x इज इक्वल टू हो गया 8। या आप इसको ऐसे समझिए कि 1/√3 था, और इस रेशियो को इन्होंने
8√3 कर दिया तो यहाँ पे भी 8 करना होगा, तभी तो रेशियो इक्वल रहेगा। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 8 मिल गई। अब ये कह रहा है कि कुछ ऊंचाई से टूट गया इसकी ज़मीन से इसका भाग। तो देखिए अब क्या होगा कि ये √3 होगा, ये 1 होगा, ये 8√3 है तो ये 8 होगा, और ये वाला जो हाइपोटेनियस रहता है इस टाइम ये कितना रहता है, 2 रहता है। ये कितना रहता है, 2। तो किसका 2, इसका 2, ये 1 है तब ये 2 है, तो ये 8 है तो ये कितना होगा, इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, 8 दूनी, तो ये इसका डबल हो जाएगा। रेशियो तो यही चलेगा, समझ पा रहे हैं आप, रेशियो तो यही चलेगा, 8 दूनी 16। तो यहाँ से अब ये देखिए, ये जो यहाँ जो खड़ा था यही तो टूट के यहाँ आया है, यही तो टूट के यहाँ आया, ऐसे हुआ है। ठीक है, यही हिस्सा तो यहाँ टूट के गिरा है, तो ये कितना है, 16 है, तो ये हिस्सा कितना है ऊपर वाला, 16, और ये वाला हिस्सा कितना है, 8 है। तो 16 + 8 कितना हो गया, आप बोलेंगे सर ये तो 16 + 8 = 24। तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को? मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। एक बिजली का खंभा तूफान की वजह से ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर टूट करके झुक गया। देखिए ये खंभा पूरा लंबा था, बट ये यहाँ से टूट के यहाँ पे झुक गया, तो ये जो हिस्सा है ये खंभे का ही भाग है, झुक गया। ज़मीन से कितनी दूरी पे झुका, 8√3 मीटर पे, और 30 डिग्री का कोण बना दिया इसने ज़मीन के साथ। तो 30 डिग्री का कोण बना तो ये 1 हो गया, तो ये √3 हो गया, जब ये 8 हो गया तो 8√3 हो गया, तो 1 की वैल्यू 8 आ गई। और ये कितना होता है हाइपोटेनियस, 2 होता है, तो 8 दूनी 16, और ये हिस्सा झुका था तो ये 16 हो गया, ये 8 हो गया, और 8 और 16 24 हो गया। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, तो आपको वीडियो समझ आई, पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहे ऐसे ही। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।